नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 नाइन्थ 10th के लिए जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बेहद उपयोगी क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास काव्य शास्त्र से संबंधित संपूर्ण काव्य शास्त्र को पढ़ चुके हैं। अब उससे संबंधित ऑप्शनल क्वेश्चन के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन खत्म होने पर आप ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा, आप सबके कितने प्रश्न सही हुए। देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना किस अभिनय के प्रसंग में की गई? वह सात्विक अभिनय है कि वाचिक अभिनय है कि आंगिक अभिनय है कि आहार्य अभिनय है? तो वाचिक, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई। और नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया? तो भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। और यह चारों अनुभाव के भेद हैं। यह चारों अनुभाव के भेद हैं। अनुभाव के भेद होते हैं, भेद हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक, वाचिक, आंगिक और आहार्य। और नाट्य शास्त्र में लेकिन इसको अभिनय के रूप में लिया गया है। अनुभाव मीन्स क्या होता है? अभिनय, कि हम अपने हाथों द्वारा, वस्त्रों द्वारा, अंगों द्वारा, अपने वाणी द्वारा जो हम अभिनय करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो नाट्य शास्त्र में इसको वाचिक अभिनय के रूप में इसकी आलोचना हुई है। सात्विक अनुभव वह अनुभव होता है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्वतः ही विद्यमान रहता है और सिचुएशन प्रकट होने पर अपने आप, वैसा जब माहौल बनता है तो अपने आप प्रकट हो जाता है। वह क्या है? सात्विक अनुभव है। यह सभी रसों में पाया जाता है। वाचिक अनुभव यह वह अनुभव होता है जो हम वाणी द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे हमने अपने किसी दोस्त से कोई बात कही या एक प्रेमी प्रेमिका से अपने प्रेम का इजहार किया, वह वाचिक अनुभव है जो वाणी द्वारा किया। आंगिक अनुभव वो है जो हम शरीर द्वारा, हाव भाव के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे हमने कुछ इशारा किया, किसी लड़की को देखा तो, या अपने अंगों के द्वारा कुछ संचालन करके उनको अपने भावों को स्पष्ट करने की कोशिश किया, वह आंगिक अनुभव है। और आहार्य अनुभव वह होता है वेशभूषा, जैसे हम कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे श्रृंगार किए हैं, वह आहार्य अनुभव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। यह बीपीएससी परीक्षा 2023 के लिए रामबाण क्लास होगी। और अगर आप सब हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप तक लेकर आएंगे जो आपके बीपीएससी परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरा प्रश्न है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने श्लोकों की व्याख्या की गई है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने श्लोकों की व्याख्या की गई है? लगभग 7000 श्लोकों की व्याख्या की गई है कि लगभग 8000 श्लोकों की व्याख्या की गई है कि लगभग 5000 श्लोकों की व्याख्या की गई है कि लगभग 6000 श्लोकों की व्याख्या की गई है? फटाफट आंसर कीजिए कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लगभग 5000 श्लोकों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विभाव में क्या प्रधान है? विभाव में क्या प्रधान होता है? विभाव में क्या प्रधान होता है? वस्तु प्रधान होता है
कि भाव प्रधान होता है, कि विचार प्रभाव प्रधान होता है, कि कल्पना प्रधान होता है? विभाव में क्या प्रधान होता है? तो देखिए, विभाव जो हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमारे अंदर, मानिए हमने सर्प को देखा और देखते ही हमारे अंदर डर हो गया, हमें पसीना आने लगा, हमारा मन घबराने लगा, हृदय हमारा शरीर कांपने लगा, यह सब क्या है? विभाव है। तो विभाव में सबसे ज़्यादा क्या होता है? किसी वस्तु की प्रधानता होती है। मानिए जब हम किसी वस्तु को नहीं देखेंगे, सांप को नहीं देखेंगे, तो हमारे मन में वैसा नहीं अनुभव होगा। तो इसीलिए विभाव में किस चीज़ की प्रधानता होती है? वस्तु की प्रधानता होती है। वैसे विभाव में भाव भी प्रधान होता है, विचार भी होता है, कल्पना भी होती है विभाव में, कि हम कल्पना करते हैं कि शायद एक पग आगे बढ़ाए तो वह हमें काट लेगा तो हम मर जाएंगे, ऐसे ऐसे कल्पना करते हैं। विचार भी हमारे अंदर होता है, भाव भी होता है, लेकिन वस्तु की प्रधानता होती है। सर्वप्रथम वस्तु की प्रधानता होती है। विभाव में तो यह सारे विभाव के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन वस्तु की प्रधानता ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समय स्थान कार्य के संयोजन का नामकरण क्या कहलाता है? समय स्थान कार्य के संयोजन का नामकरण क्या कहलाता है? अविवर्तयी कहलाता है, अनिवर्तयी त्रय कहलाता है, कि संकलन त्रय कहलाता है, कि त्रय संकलन कहलाता है, कि संयोजन त्रय कहलाता है? फटाफट आंसर कीजिए। समय स्थान कार्य के संयोजक का नामकरण क्या कहलाता है? तो संकलन त्रय कहलाता है। इसे हम संकलन त्रय के नाम से अभिहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उत्तर दीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। 5वां क्वेश्चन है, रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की? रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की? भरत मुनि ने की, कि अभिनव गुप्त ने की, कि क्षेमेंद्र ने की, कि भट्टनायक ने की? तो अभिनव गुप्त की किससे संबंधित है? अभिव्यक्तिवाद से संबंधित है। अभिनव गुप्त किससे संबंधित है? अभिव्यक्तिवाद से संबंधित है। भट्टनायक भुक्तिवाद से संबंधित है। भट्टनायक भुक्तिवाद से संबंधित है। भुक्तिवाद से संबंधित है। औचित्य संप्रदाय से संबंधित क्षेमेंद्र हैं और भरत मुनि रस संप्रदाय से संबंधित हैं। रस संप्रदाय से संबंधित हैं भरत मुनि। तो अभिनव गुप्त राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। अभिनव गुप्त रस सूत्र में अभिव्यक्तिवाद की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की? साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती की भूमिका किस आचार्य द्वारा किया गया? फटाफट आंसर कीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने मधुमती की भूमिका पर चर्चा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कि केशव प्रसाद मिश्र ने? फटाफट आंसर कीजिए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। आप सबके साथ की हमें ज़रूरत है, साथ देंगे तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना के लेके आएंगे आप सबके लिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। केशव प्रसाद मिश्र ने साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती की भूमिका की चर्चा की। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मालियावत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनली काल हमारी बार। इस वक्त में पूछा है कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है, कि अन्योक्ति अलंकार है, कि अतिशयोक्ति अलंकार है, कि समासोक्ति अलंकार है? आप पहले तो बताइए कि यह पंक्ति किनकी है। दोनों कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पंक्ति की रचना किसने किया है। कभी पंक्ति के रचनाकार भी पूछ लेता है
और इसमें अलंकार कौन सा है? तो माली आवत देख के कलियन करी पुकार। यहाँ माली से आशय परमात्मा, यहाँ परमात्मा को संबोधित करके माली के रूप में परमात्मा का वर्णन किया गया है। परमात्मा का वर्णन किया गया है कलियन करी पुकार, और कलियों की व्याख्या आत्मा के रूप में किया गया है। आत्मा के रूप में कलियों का वर्णन किया गया है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन ली काल हमारी बार। कि परमात्मा के आने पर हर आत्मा यह पुकार कर रही है कि हमारी बारी है, कि अब हमारा समय आएगा कि फूली फूली चुन ली। जो फूल फूला गया है मतलब एकदम पक गया है, एकदम परिपूर्ण हो गया है, उसको तो परमात्मा अपने साथ ले गए, लेकिन काल हमारी बार, लेकिन हमारा भी बारी कल आएगा। एक दिन सबको इस पृथ्वी से जाना ही जाना है। तो वही कह रहा है, तो इसमें अन्योक्ति है, अन्योक्ति अलंकार है। और इसके रचनाकार कौन है? तो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हैं इसके रचनाकार। तो कबीरदास जी अन्योक्ति कर रहे हैं जगत पर, संसार के लोगों पर अन्योक्ति कर रहे हैं कि एक दिन सबको जाना है परमात्मा के दरबार में। तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख हिंदी संस्थान कौन सा है? हिंदी भाषा मंच है कि गांधी स्मारक संस्थान है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा है कि दक्षिण साहित्य परिषद है? दक्षिण भारत के प्रमुख हिंदी संस्थान दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशलता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन नहीं, यह किसके रचना से लिया गया है? कथन नहीं होगा। कथन तो रहता तो यह झूरी, गोबर, धुनिया, कई सारे गोदान के पात्र हैं। तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी के रचना गोदान से लिया गया है, गोदान नामक उपन्यास से लिया गया है, और यह झूरी का कथन है। अजहत्वार्था किस शब्द शक्ति का भेद है? शाब्दिक व्यंजना का, आर्थी व्यंजना का, कि अभिधा का, कि लक्षणा का? अजहत्वार्था किस शब्द शक्ति का भेद है? ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। लक्षणा शब्द शक्ति का। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है। तो अभिधा का मतलब है कि साधारण अर्थ, कोई भी उसको पहचान जाए। जैसे हम कह देंगे कि राम इधर आओ, या सब कोई पहचान जाएगा, उसका एकदम सीधा सीधा मतलब निकलता है अभिधा का। लक्षणा है कि लाक्षणिक अर्थ, जब अभिधा में रुकावट आ जाए अर्थ को निकालने में तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होता है। और व्यंजना शब्द शक्ति सबके लिए होता है कि एक उसमें सभी समाहित हो जाते हैं व्यंजना शब्द शक्ति में। कि कोई बात कहे कि आज शाम हो गई है, तो शाम हो गई है तो हर एक मनुष्य अपने अपने तरीके से उसको लेगा। नौकर समझेगा कि शाम हो गई है, मुझे छुट्टी पर जाना है। मालिक समझेगा शाम हो गई है, मुझे चाय पीना है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से भरत मुनि द्वारा वर्णित अलंकार नहीं है, नहीं पूछा है। उपमा अलंकार नहीं है, कि रूपक अलंकार नहीं है, कि उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, कि यमक अलंकार नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। इनमें से भरत मुनि द्वारा वर्णित, भरत मुनि ने कितने अलंकारों का व्याख्या किया? 4 अलंकारों को माना है। 4 अलंकार, 8 रस। भरत मुनि ने 8 रस 4 अलंकारों की व्याख्या किए हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा उनका अलंकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर
ग राइट आंसर। उत्प्रेक्षा अलंकार भरत मुनि द्वारा वर्णित नहीं है। उपमा, रूपक, यमक और दीपक यह 4 अलंकारों की व्याख्या भरत मुनि द्वारा किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार भरत मुनि ने इसकी व्याख्या नहीं किए हैं। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन मिलता है? प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में मिलता है कि चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में मिलता है कि द्वितीय एवं सप्तम अध्याय में मिलता है कि षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में मिलता है? नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस तथा भावों का वर्णन मिलता है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? थोड़ा समय दे देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि एक सीरियल नंबर से पढ़ाते ही जा रही हैं, कहीं रुकती भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। षष्ठम एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र में। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय कब तक माने हैं? आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय कब तक माने? तृतीय शताब्दी में कि षष्ठी शताब्दी में कि सप्तम शताब्दी में कि नवम शताब्दी में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय छठी शताब्दी माना है। षष्ठी शताब्दी ने छठी शताब्दी माना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 रहे, भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या कितनी है? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या कितनी मानी है? कितने अध्यायों में नाट्य शास्त्र को उन्होंने लिखा है? फटाफट आंसर कीजिए। 37 अध्याय है कि 36 अध्याय है कि 38 अध्याय है कि 36? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। 36 अध्याय ए हो जाएगा, ए 39 लिखे हैं। तो 36 अध्यायों में विभक्त किए हैं नाट्य शास्त्र को आचार्य भरत मुनि ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम किस आचार्य ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त किया? रुद्रत ने, वामन ने, भामह ने कि क्षेमेंद्र ने? नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से अलंकारों को मुक्त करने वाले वह आचार्य कौन से हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भामह जो अलंकार शास्त्र के प्रणेता हैं, उन्होंने नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से अलंकार को मुक्त करके अलंकार का निरूपण किया, अलंकार के प्रणेता बने। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिनव गुप्त ने कितने रसों की व्याख्या की? अभिनव गुप्त ने कितने रसों की व्याख्या की? अभिनव गुप्त के का मत क्या है? अभिव्यक्तिवाद। 10 रस की व्याख्या की कि 11 रस की कि 9 रस की कि 8 रस की? तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। अभिनव गुप्त ने 9 रसों की व्याख्या की। यह स्टेट 2023 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया? परिच्छेद मीन्स क्या होता है? अध्याय होता है, अध्याय होता है। तो भामह ने अपने काव्यालंकार देखिए भामह का भी है और काव्यालंकार वामन ने भी लिखा है। तो काव्यालंकार में कितने परिच्छेदों को परिच्छेदों में विभक्त किया है? 7 परिच्छेद में कि 5 परिच्छेद में कि 8 परिच्छेद में कि 6 परिच्छेद में? कितने परिच्छेदों में काव्यालंकार को भामह ने विभक्त किया? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। 6 परिच्छेदों में या 6 अध्यायों में काव्यालंकार को भामह ने विभक्त किया।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भामह के काव्यालंकार के पंचम परिच्छेद में किसका वर्णन मिलता है? न्याय विरोधी दोष का निरूपण मिलता है, कि 10 दोष निरूपण मिलता है, कि शब्द शुद्धि निरूपण मिलता है, कि अलंकार निरूपण मिलता है? भामह के काव्यालंकार के पंचम अध्याय में या परिच्छेद में किसका वर्णन मिलता है? फटाफट आंसर कीजिए। यह प्रत्येक प्रश्न अपने आप में परिपूर्ण है और ऐसे प्रश्न जरूर टीजीटी बिहार, टीजीटी, पीजीटी में ज़रूर देखने को मिलेगा। नहीं हो तो पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, उसी के आधार पर हमने प्रश्नों को बनाया है। तो भामह के काव्यालंकार के पंचम परिच्छेद में किसका वर्णन मिलता है? फटाफट आंसर कीजिए। तो न्याय विरोधी दोष निरूपण का वर्णन मिलता है, न्याय विरोधी दोष निरूपण का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। भामह ने अपने ग्रंथ में कितने गुणों का वर्णन किया है? 10 गुणों का, 8 गुण, 3 गुण या 20 गुण? फटाफट आंसर कीजिए। भामह ने अपने ग्रंथ में कितने गुणों का वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में 3 गुणों का वर्णन किया है। 20 गुण वामन ने माना है। वामन ने 20 गुणों की व्याख्या अपने नाट्यशास्त्र सूत्रवृत्ति में, काव्यशास्त्र सूत्रवृत्ति में लिखा है। 3 गुण प्रसाद गुण वामन ने 20 गुण माने और भामह ने 3 गुण ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया भामह ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना? अभिनवगुप्त ने, कि रुद्रट ने, कि भामह ने, कि आनंदवर्धन ने? फटाफट आंसर कीजिए। किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भामह ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना। अब वक्रोक्ति अलंकार ने भामह द्वारा प्रिय है, लेकिन वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है। संप्रदाय पूछे तो कुंतक और अलंकार किनका फेमस है, तो भामह ने वक्रोक्ति को अपना निजी अलंकार या अलंकारों का प्राण माना। क्वेश्चन नंबर 21 है, आचार्य दंडी ने किस नरेश के यहाँ सभा पंडित थे? आचार्य दंडी किस नरेश के यहाँ सभा पंडित थे? धारसेन द्वितीय के यहाँ, कि पल्लव नरेश विष्णु सिंह के यहाँ, कि रत्नाकर सिंह के यहाँ, कि हर्षवर्धन के यहाँ? आचार्य दंडी किस नरेश के यहाँ सभा पंडित थे? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। पल्लव नरेश विष्णु सिंह के यहाँ आचार्य दंडी सभा पंडित थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में किसका वर्णन किया है? आचार्य दंडी ने काव्यादर्श किसकी रचना है? तो आचार्य दंडी की रचना है। और प्रथम परिच्छेद या अध्याय में किसका वर्णन है? शब्द अलंकार निरूपण का, कि 10 विध काव्य दोषों का विवेचन है, कि काव्य लक्षण भेद रीति तथा गुणों का विवेचन है, कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में दर्श के प्रथम अध्याय या परिच्छेद में काव्य लक्षण भेद रीति तथा गुणों का विवेचन किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन है, अभिनवगुप्त है, कुंतक है, कि क्षेमेंद्र है? यह तो एकदम हलवा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसका तो उत्तर सभी देंगे सही। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन है।
क्वेश्चन नंबर 24 है वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली रीतियों का कल्पना किस आचार्य ने किया। रीतियाँ मुख्य रूप से कितनी होती है? 3 होती है, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पंचाली रीति। इन रीतियों की संकल्पना किस आचार्य ने किया? भरत मुनि ने किया, कि आचार्य दंडी ने किया, कि वामन ने किया, कि क्षेमेंद्र ने किया। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ये तीनों रीतियों का कल्पना वामन ने, आचार्य वामन ने किया और रीति तथा गुणों के प्रवर्तक भी आचार्य वामन ही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इनमें से किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना है? भरत मुनि ने, कि आचार्य दंडी ने, कि अभिनव गुप्त ने, कि आचार्य वामन ने। फटाफट आंसर कीजिए, इनमें से किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है आचार्य उद्भट किस संप्रदाय से संबंधित थे? ध्वनि संप्रदाय से संबंधित थे, अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे, कि औचित्य संप्रदाय से संबंधित थे, कि रीति संप्रदाय से? फटाफट आंसर कीजिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप सबके कितने प्रश्न सही हुए। हमें अच्छा लगेगा और हम भी कुछ मोटिवेटेड होंगे आप सबसे और प्रेरित होंगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है हमें। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। आचार्य उद्भट अलंकार संप्रदाय से संबंधित आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है काव्यालंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? काव्यालंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। भामा का ग्रंथ है, कि आचार्य वामन का ग्रंथ है, कि क्षेमेंद्र का है, कि उद्भट का है? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट का ग्रंथ है। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 28 है रुद्रट के ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह में श्लोकों की संख्या कितनी है? किसने श्लोकों की व्याख्या किए हैं? रुद्रट ने। 734 श्लोक है, कि 833 श्लोक है, कि 735 श्लोक है, कि 723 श्लोक है? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। रुद्रट के ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह में 734 श्लोकों की संख्या है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है इनमें से साधारणीकरण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन है? सहृदय ऑप्शन नंबर क है। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है, या आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, या कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, या विभावादिभाव का साधारणीकरण होता है? फटाफट आंसर कीजिए, इनमें से किसका साधारणीकरण होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण के संबंध में ऑप्शन नंबर ख कथन सही है। उन्होंने आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है ऐसा कहा है। और ये है सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। यह मानने वाले कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। और कवि की अनुभूति का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र माने हैं। और विभाव आदि का साधारणीकरण होता है ऐसे इसे भट्टनायक माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा है? करुणा है,
करुण रस है, करुणा नहीं है, करुण है। देखिए हर जगह टाइप में करुणा लिखा गया। करुण रस है कि भयानक रस है कि हास्य रस है कि शांत रस है। करुण रस है, विभत्स रस है, श्रृंगार रस है कि हास्य रस है। करुण रस है कि रौद्र रस है कि वीर रस है, भयानक, विभत्स, कि इनमें से सभी। तो श्रृंगार रस का जहाँ प्रेमी प्रेमिका साथ रहते हैं, चाहे उनमें बिलगाव हो या लगाव हो, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक वियोग श्रृंगार जिसे विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं, और एक संयोग श्रृंगार जिसे संभोग श्रृंगार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। श्रृंगार रस के विरोधी रस, मानिए जो श्रृंगार में प्रीत रहेगा उसका विरोधी रस करुण रस होगा, रौद्र रस रहेगा। जहाँ श्रृंगार रहेगा तहाँ क्रोध तो होगा नहीं, वीर भी नहीं होगा, भयानक भी नहीं होगा, विभत्स भी नहीं होगा। तो यह पांचों रस श्रृंगार रस के विरोधी रस है। कैसा लगा सेशन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सबके कितने प्रश्न सही हुए, आप सबका स्कोर कितना रहा। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।